नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज लगभग 45 मिनट तक बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से संवाद चली। दोस्तों, इस 45 मिनट के संवाद में हमने उनसे कई सवाल पूछे और उन्होंने स्वतंत्र पूर्वक अपना जवाब देते हुए बिहार को संबोधित किया। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाएं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। विपक्ष पर हमला बोला, दावा किया कि भाजपा जनता के विश्वास पर खरा उतर रही है। उन्होंने फल के बिहारी की तस्वीर दिखाई। राज्य के साथ विशेष बातचीत में सम्राट चौधरी ने अपनी बेकाब राज्य रखी। पेश है साक्षात्कार के साथ। दोस्तों, हमने उनसे पहला सवाल यह किया कि आप वित्त मंत्री हैं, बिहार की आर्थिक राहत कैसी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब मैं पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ था। झारखंड भी इसी का हिस्सा था। उद्योग नहीं थे। 2,000 करोड़ रॉयल्टी आता था। बिहार झारखंड से अलग हुआ तो रेवेन्यू बिहार का 13% रह गया। आखिरी बार झारखंड के हिस्से 87% रेवेन्यू आया। 2005 में लालू सरकार ने 23,000 करोड़ का बजट पेश किया था। जब सभी राज्य तरक्की कर रहे थे, बिहार ठहर गया था। गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 2025 में झारखंड ने 1,40,000 का बजट पेश किया। वहीं बिहार ने 13,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है। पावर सेक्टर में निवेश हो रहा है, जहां सोच नहीं सकते हो वहां भी निवेश हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हमने उनसे एक और सवाल किया कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, क्या 2047 तक यह विकसित राज्य होगा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। जातिवाद खत्म हो रहा है। विकास में बाधक गठबंधन टूट रहे हैं। नीतीश कुमार का जीतना, एनडीए की सरकार बनना विकास का प्रमाण है। 2020 के बाद उद्योग तेजी से लग रहे हैं। 2047 तक बिहार की इकॉनमी को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बनाएंगे। लालू जी अगर बिहार की राजनीतिक में नहीं आए होते तो आज बिहार स्वर्णिम काल देख रहा होता। तो देख सकते दोस्तों, सम्राट चौधरी जी ने कहा अगर लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीतिक में नहीं आते तो बिहार राज्य भी कहां से कहां रहता। इसी के साथ दोस्तों, हमने एक और सवाल किया कि बिहार में विकास हो रहा है, उदाहरण के साथ कुछ बताइए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पूर्णिया में 26,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। सड़क, रेल और हवाई सेना में विस्तार हो रहा है। 130 की स्पीड से चलने वाली राजधानी सबसे तेज ट्रेन मानी जाती थी। उस बिहार में 20 वंदे भारत 160 की स्पीड से दौड़ रही है। पटना से मुजफ्फरपुर तक जाने में 3.5 घंटे लगते थे और अब कुछ ही घंटों में पहुंचा देता है। इसी के साथ दोस्तों, उनसे हमने एक और सवाल किया कि बिहार की कुछ और बड़ी उपलब्धियां बताएं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नेपाल से 1.92 लाख क्यूसेक पानी आता था तो भारत 14 जिलों में बाढ़ आ जाती थी। लालू कहते थे बाढ़ नहीं आएगी तो गरीब मछली कैसे खाएगा। अब नेपाल में 6.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर केवल 156 गांव प्रभावित हुए हैं। एनडीए की सरकार में 14 लाख हेक्टेयर जमीन संचित हो गई है। देख सकते दोस्तों, सम्राट चौधरी ने बाढ़ को लेकर बताया कि जब नेपाल 1.92 लाख क्यूसेक पानी छोड़ता था तो 14 जिला प्रभावित होता था और अब 2020 से 25 तक 6.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ता है तो केवल 156 गांव ही प्रभावित हो, कि बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हमने उनसे कहा कि बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना है। उन्होंने कहा दोस्तों, हम सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने मना करने पर भी जेपी नड्डा जी को फोन कर दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
आगे के दिनों में सरकार बीजेपी बनाएगी। आज नीतीश जी हैं, कल भी वही नेता होंगे, क्योंकि बाप ही होता है। वह ना टायर्ड होता है और ना ही रिटायर्ड होता है। तो देख सकते दोस्तों, इन्होंने बहुत ही कड़ा जवाब देते हुए कहा कि बाप ही होता है। वह ना तो टायर्ड होता है और ना ही रिटायर होता है। कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि वह नहीं थकते हैं और वह नहीं हटेंगे। उनसे हमने कहा दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। उनका जवाब सुन लेते हैं। जनता दो राह पर है, एक तरफ लालूवाद है, दूसरी तरफ मोदी नीतीश का विकास है। एक तरफ मोदी काटने वाले वामदल और कांग्रेस जैसे राजद के सहयोगी हैं। राजद लालू प्रसाद की है, वहीं वह प्रतिनिधि बदलते हैं। कल तेजस्वी को बाहर कर मीसा भारती रागनी को आगे कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोदी और नीतीश कुमार का भरोसा है। दोस्तों, उनसे हमने फिर जवाब किया कि बिहार की राजनीतिक में क्या बदलाव देखते हैं। उन्होंने कहा कि जातिवाद खत्म हो चुका है, जातियां का गठबंधन टूट चुका है, बस लोगों को विकास चाहिए। लालू गरीब के नेता थे, लोगों ने सोचा गरीब की चिंता करेंगे, लेकिन उन्होंने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, अब मैं उनसे बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता था, जैसा कि मैंने उनसे कहा कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में अब आप किसे चुनेंगे। उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि सरदार पटेल को। दोस्तों, हमने फिर उनसे जवाब किया कि राजनीतिक हीरो कौन है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी। वह बहुत ही रिव्यू करते हैं, विकास उनके केंद्र में रहता है, श्रेष्ठ भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सबसे भाती है। मैंने एक और उनसे सवाल किया दोस्तों, बिहार का सर्वश्रेष्ठ सीएम कौन है। उन्होंने फट से जवाब देते हुए कहा कि श्री बाबू और नीतीश कुमार। हमने उनसे एक और सवाल किया दोस्तों, राहुल और तेजस्वी के लिए क्या सलाह है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि वे अभी और बड़े हो जाएं। और मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछते हुए कहा दोस्तों, हिंदी गाने सुनते हैं या भोजपुरी। उन्होंने निसंदेह पूर्वक कहा कि बिहारी हूँ तो बिहारी गाने ही सुनता हूँ, भोजपुरी भी और मैथिली भी। 40 साल से पटना में ही हूँ, माघी भी सुन लेता हूँ। तो देख सकते दोस्तों, इसी के साथ उनका हमारा संवाद समाप्त हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से संवाद करके बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। इसी के साथ मित्रों, नेपाल में हुए विद्रोह में जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, अब उनको शहीद का दर्जा मिला है। उनके घर में 10-10 लाख मिलेगा मुआवजा। दरअसल दोस्तों, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता साफ कर दी। कार्की ने जेनी जी आंदोलन के दौरान मारे गए 72 लोगों के शहीद का दर्जा देने और उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही घायलों 134 प्रदर्शनकारी और 57 पुलिसकर्मियों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था का ऐलान किया। कार्की ने रविवार को सुबह लैंचौर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। इसके बाद वे सिंह दरबार पहुंची और क्षतिग्रस्त मुख्य परिसर के बजाय गृह मंत्री से सरकारी कामकाज संभाला। कार्की का यह कदम व्यापक रूप से जेनजी आंदोलन की प्रमुख मांगों की पूर्ति माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति पौंडेल ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों से 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह कदम संविधान और नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने मुख्य सचिव एक नारायण आर्यलाको देश भर में नष्ट हुए पुलिस चौकियों की मरम्मत का प्रबंधन कराने का भी निर्देश दिया। सिंह दरबार परिसर में गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन का उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में किया जाएगा। इधर प्रदर्शनों के दौरान जेलों से भागे 4 कैदियों का भी झूला घाट के निकट पिथौरागढ़ के देवालत पुलिस चौकी क्षेत्र में एसएसबी ने पकड़ा है। तो देख सकते दोस्तों, नेपाल में जितने भी सरकारी कार्यालयों का तोड़फोड़ किया गया है, उन्हें पुनः फिर से मरम्मत करके उन्हें
संचालन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों वहां पर जितने भी कैदी भागे हैं उनको पकड़ लिया गया है और उन्हें फिर से पुनः जेल में डाल दिया गया है। देखने को मिलता है दोस्तों वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की वहां का आर्थिक सुधारे में प्रयास कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मित्रों पूर्णिया के सीसाबाड़ी एसएसबी मैदान में होगी पीएम की सभा, मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री आज पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 35,461 करोड़ की देंगे सौगात। मित्रों प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे। सीमांचल की धरती से वह बिहार को 35,461 करोड़ रुपये की योजनाओं का तोहफा देंगे। इससे के तहत वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और सीमांचल से पटना ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर सीमांचल को पटना से सीधी रेल कनेक्टिविटी देंगे। वहीं इस इलाके में बाढ़ और नदियों के गाद नियंत्रण के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना का तोहफा देंगे। साथ ही पीएम मोदी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार देने वाले इस कार्यक्रम गुलाबबाग सीसाबाड़ी एसएसबी कैंप मैदान से प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे। इस मैदान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा समेत कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मित्रों कांग्रेस घुसपैठियों व राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देती है मोदी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिले में आयोजित जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों का संरक्षण देने दल करार दिया। मंगल दोई ने प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा घोषित आतंकवादियों का समर्थन करती है। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार किसी भी हालत में असम की भूमि पर अवैध कब्जा करने और राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। पीएम ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार भारत रत्न भूपेश हजारिका जैसे असम के महान सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध और मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अतिक्रमण की भूमि से घुसपैठियों को बाहर निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा की वह किसान अब इस भूखंडों पर खेती कर सकेंगे। देख सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी विपक्षियों को कड़ा जवाब देते हुए कहते हैं कि वह भाजपा के सदस्य नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थक है। इसी के साथ मित्रों 2:20 में पहुंचेंगे पूर्णिमा। सूत्रों के अनुसार पीएम कोलकाता विमान से दोपहर 2:20 में पूर्णिया के चूनापुर स्थित सैन्य हवाई अड्डे पर उतरेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण करने के बाद पीएम यहां से 3:30 हेलीकॉप्टर से सीसाबाड़ी एसएसबी के मैदान पहुंचेंगे। तो देख सकते दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज किन किन चीज़ों का उद्घाटन करेंगे देख लेते हैं। पहला दोस्तों 34 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णिया हवाई अड्डे का न्यू सिविल एनक्लेव का उद्घाटन करेंगे। दूसरा दोस्तों जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडा देकर शिलान्यास करेंगे। तीसरा दोस्तों सहरसा छेहरट्टा अमृतसर तथा जोगबनी इंदौर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का हरी भी झंडा देंगे। चौथा दोस्तों 4,410 करोड़ रुपये की लागत से अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। पाँचवा दोस्तों पूर्णिया में 64 करोड़ की लागत से सीमेंट बैंक की सुविधा को उद्घाटन करेंगे दोस्तों। छठा दोस्तों 603 करोड़ की लागत से बने 40,920 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। और सातवां दोस्तों 500 करोड़ का सामुदायिक निवेश कोष का वितरण भी करेंगे। तो देख सकते हैं मित्रों प्रधानमंत्री मोदी लगभग 7
चीज़ों का आज उद्घाटन करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिहार काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है और प्रगति की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। इसी के साथ मित्रों, परेशानी की बात यह है कि घर परिवार छोड़कर भागने वाले में से सबसे अधिक 14 से 17 वर्ष की लड़कियां शामिल हैं दोस्तों। जिले में हर साल लगभग 100 लड़कियों हो रही गायब दोस्तों। दरअसल लड़कियों के भागने में अधिकांश मामलों में प्रेमी प्रसंग मानकर पुलिस गंभीरता से नहीं करती है जांच दोस्तों। भारत में लगभग बहुत सारे जिले हैं और हर जिले से लगभग 100 लड़कियां हर साल गायब होती है दोस्तों, जो कि काफ़ी दुखद बात है दोस्तों। जिले में नाबालिग लड़कियों से घर से भागने की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही है। सिलाब, गिरियक, राजगीर, इस्लामपुर, एकंगरसराय और हाल ही में हरनौत में एक ही गांव से 3 लड़कियां लापता हो गई। पिछले 3 सालों में ऐसे मामलों में भारी वृद्धि हुई है। औसतन हर साल 100 से अधिक नाबालिग गुम हो रहे हैं। पुलिस अधिकांश मामलों को प्रेम प्रसंग मानकर गंभीरता से जांच नहीं करती है, जबकि कई घटनाओं में लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर सौदे तक किए जाते हैं। ज़्यादातर पीड़ित गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आती हैं, जिनकी उम्र 14 से 17 वर्ष तक होती है। विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और परिवार के संवाद की कमी भी इस प्रवृत्ति का बड़ा कारण है दोस्तों। गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का अभाव। दरअसल दोस्तों, शहरवासी विकास कुमार उर्फ गांधी जी बैंक कर्मी विजय कुमार, शिक्षक टिंकू कुमार और पंकज कुमार सहित कई लोगों का कहना है कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और समाज को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि गुमशुदा या घर से भागी लड़कियों को वापस लाना ही पर्याप्त नहीं है। पुलिस प्रशासन और माता पिता को चाहिए कि वे घटनाओं के छिपे कारणों की गहराई से पड़ताल करें और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। लौटकर आने वाली लड़कियों अक्सर कारण बताती हैं, लेकिन समाज और पारिवारिक बदनामी के डर से उनके पीछे सक्रिय गिरोह के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं। यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता और महाराष्ट्र तक ले जाया जाता है। तो कई लोगों का मानना है कि कोई भी लड़कियां प्रेम के जाल में फंसकर वह घर से निकलती हैं और वापस आते हैं तो वो घर वाले उनके छिपाते हैं, और यह छिपाने की बात नहीं है। ऐसे ही लड़कियां को लेकर जाकर मध्य प्रदेश और कई कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में उनका व्यापार किया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। और दोस्तों, ज़्यादातर इनमें गरीब, पिछड़े वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे शामिल हैं दोस्तों। जुलाई 2024 में 5 छात्राओं के गायब होने से मचा था हड़कंप दोस्तों। केस नंबर 1 में जान लेते हैं। जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में जुलाई 2024 में 5 स्कूली छात्राओं के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया था। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए FIR दर्ज कराई थी। लालबाग उत्क्रमित मध्य विद्यालय की कक्षा 8 की 3 सहेलियां एक दिन स्कूल से घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद उसी कक्षा की 2 अन्य छात्राएं मंदिर जाने के बहाने निकली और लापता हो गई। सभी की उम्र करीब 13 से 14 वर्ष थी। पुलिस जांच में एक किशोर ने बताया कि उनके 4 सहेलियों को ई-रिक्शा से गोपालकर गांव छोड़ा था, जहां से वे स्कॉर्पियो में बैठकर चली गई। बताया गया कि उनका वाराणसी जाने का प्लान था और उनके साथ एक युवक भी था। हालांकि कुछ दिन बाद छात्राएं लौटी, लेकिन घटना का असली कारण साफ नहीं हो पाया। केस नंबर 2 में जान लेते दोस्तों। लापता 8 छात्राओं पटना से बरामद अगस्त 2025 में नालंदा जिले के राजगीर की है। गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के एक गांव की 7 लड़कियां थी, जो छबिल्लापुर थाना क्षेत्र के एक परिवार के पास रहती थी, और उस परिवार के भी एक लड़की थी, जो सभी 8 रहस्यमय परिस्थितियों से लापता हो गई थी। ये सभी राजगीर के एक स्कूल से पढ़ती थी। घटना वाले दिन वे स्कूल के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन की और स्कूल
से संपर्क किया तो पता चला कि छात्राएं उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। राजगीर के एक होटल के पास सीसीटीवी फुटेज में उन्हें चलते देखा गया। इसके आधार पर पुलिस ने खोज कर सभी छात्राओं को पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में सकुशल बरामद कर लिया। मामले की जांच जारी है। दोस्तों केस नंबर 3 में जान लेते हैं। जिले के एकंगर थाना क्षेत्र में एक गांव से 20 अगस्त 2025 को 3 स्कूली छात्राएं रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। तीनों छात्राएं गांव के स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 14 वर्षीय मुस्कान घर लौटी आई, लेकिन 14 साल की सानिया और नेहा अब तक लापता है। छात्राओं की माताओं ने थाना के गुमशुदगी का सहना दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार बच्चियों को बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है। दोस्तों आखिरी केस चौथा जान लेते हैं। जिले के हरनौत क्षेत्र के सबनहुआ बमन बिगहा गांव के 3 किशोरियों के अचानक लापता होने की घटना के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह घटना 10 सितंबर को बताई जा रही है। लापता किशोरियों से सुधीर कुमार 12 वर्षीय पुत्री निशोधरी कुमारी मिथिलेश तांकी की 17 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी और कृष्ण पंडित की 15 वर्षीय पुत्री नीलम कुमारी शामिल है। परिजनों ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से उनकी गुमशुदा बरामदगी की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस टीम तलाश में जुटी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही सभी किशोरियों को बरामद कर लिया जाएगा। लगातार हो रही गुमशुदगियों की घटनाओं ने अभिभावकों की चिंता और पुलिस की जिम्मेदारी दोनों को बढ़ा दिया है। दोस्तों सभी गुमशुदा बच्चियों में इन 4 केसों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी लड़कियां गायब हुई हैं सभी अपने मन से ही स्कूल से निकली हैं। इससे साफ नज़र आता है दोस्तों उन्हें कोई बहला फुसलाकर ले जाता है। उन बच्चियों को क्या चीज़ का लोभ दिया जाता है उन्हें अभी तक खुद ही नहीं पता है दोस्तों। और दोस्तों सभी बच्चियां ही अभी नाबालिग हैं। उनका उम्र ज़्यादातर 14 से 17 वर्षीय तक है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि अपने बच्चियों को सुरक्षित रखें और उन पर कड़ी नज़र बनाए रखें। और मेरा सरकार से भी अपील है कि सरकार इस पर भी निगरानी रखे। इसी के साथ मित्रों कल यानी 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर मां वोल्टेज मुकाबला को लेकर दिन भर चलता रहा विरोध प्रदर्शन। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। दरअसल दोस्तों एशिया कप के बहुचर्चित मुकाबले में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से पराजित कर दिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद की 31 रन बनाए। अभिषेक सईम की गेंद पर अशरफ के हाथों लपके गए शुभम गिल ने 10 रन बनाए। गिल का विकेट भी सईम ने लिया। तिलक वर्मा 31 गेंदों पर 31 रन बनाकर सईम अबुल की गेंद पर क्लिक बोल्ट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाकर नवाज रहे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के दौरान 1 छक्का और 5 चौके लगाए। शिवम दुबे ने 10 रन बनाकर नवाज रहे। पाकिस्तान की ओर से साइम अबियू सबसे सफल गेंदबाज रहे। सईम ने 4 ओवर में 35 रन देकर भारत के 3 विकेट झटके। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 127 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंद में 4 छक्के की मदद से नवाज 33 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज शाहिदबाज ने फरहान ने 44 गेंद में 40 रन जोड़े। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3, अक्षर पटेल और
जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज का मुकाबला शुरुआत से ही रोमांच से भरा है दोस्तों। भारतीय टीम टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करने उतरी। हालांकि तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या और बुमराह ने शानदार गेंदबाजी से भारतीय प्रशंसकों की खुशियों में और भी चार चांद लगा दी। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही पहली गेंद वाइड फेंकी। अगली गेंद पर उन्होंने शामिम अयूब का विकेट हासिल कर लिया। अयूब का कैच जसप्रीत बुमराह ने लपका। अगले ओवर में बुमराह ने मोहम्मद हाशिर को पांड्या के हाथों कैच करवाकर भारत को दूसरी कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते रहे जिससे कि कम स्कोर बने। तो देख सकते दोस्तों, कल यानी भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और भारत ने यह मैच चेस भी कर लिया दोस्तों। दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ। इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद खेले जाने वाले पहले मैच में दोनों कप्तानों के बीच भी तल्खी देखने को मिली। टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने हाथ तक नहीं मिलाया। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी। देख सकते दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि भारत और पाकिस्तान से तत्काल में ही झगड़ा हुआ था दोस्तों, और घाव अभी सही तरीके से भरा नहीं। इसी के चलते भारत के कप्तान हाथ तक नहीं मिलाए और दोनों ने दूरियां बनाए रखी। के साथ मित्रों, शिवसेना उबाटा ने भारत और पाकिस्तान मैच के खिलाफ ठाणे में विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे महाराष्ट्र शिवसेना उबाटा ने केंद्र सरकार द्वारा भारतीय टीम को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दिए जाने के विरोध में रविवार को ठाणे में प्रदर्शन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह पहली बार था जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीम क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पार्टी नेताओं ने यह बताया कि विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के दोहरे मानदंड के खिलाफ जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया, जिनसे पहलगाम हमले के कुछ ही महीनों बाद खेल की अनुमति दी थी, जबकि सरकार ने खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे जैसे कड़े बयान दिए थे। तो देख सकते हैं मित्रों, भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन चले, जबकि सरकार ने यह साफ ऐलान कर दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ जो कि भारतीय नागरिकों को पसंद नहीं आया दोस्तों। इसी के साथ मित्रों, ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के फैसलों पर केंद्र की आलोचना की। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के अध्यक्ष अमसुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान की कीमत ज़्यादा है या मैच हुई कमाई। उन्होंने शनिवार को देर रात यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, आतंक और बातचीत मुमकिन नहीं है। ओवैसी ने कहा कि BCCI को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा, 2000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये। हम बताएं कि हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत ज़्यादा है या पैसे की। भाजपा को हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर हैं, इस बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को मैच क्यों खेले गए, इसके विरोध में कई सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।